अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। नए माली साल के बजट से पहले आज हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया और हर बार की तरह इस बार भी सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश की गई है। हुकूमती इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। मईशत का हजम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में यह हजम तकरीबन 127 ट्रिलियन रुपए हो गया है। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम फीकस सालाना आमदनी इसके हवाले से बताया गया बढ़कर 5,28,000 हो गई है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक रमा माली साल में $72 मिलियन का बजट सरप्लस हासिल हुआ, जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत 11% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। क्या हुकूमत की तरफ से बताए गए एदाद शुमार ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखते हैं? क्योंकि हुकूमत जिस 3.7% GDP ग्रोथ को अपनी एक कामयाबी के तौर पे पेश कर रही है, गैर मामूली हालात का हवाला देते हुए वो हुकूमत के अपने तय करदा टारगेट 4.2% से कम है। तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद बैरूनी सरमायाकारी, जैसे एहसन इकबाल साहब उसकी एक वजाहत पेश कर रहे थे, इसमें भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुज़िश्ता साल की निस्बत कम होकर $1.4 अरब रह गई। इसके साथ साथ FBR को 868 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा और फिर मुल्क में जो बेरोज़गार अफराद हैं उनकी तादाद भी 45 लाख से बढ़कर 59 लाख तक जा पहुंची है। बरामदात, सनत और ज़राअत के शोबों में हुकूमत अपने रखे हुए अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। अब हुकूमत की तरफ से जो दिया गया बुनियादी जवाब वो है मशरक़ फ़ुज़ा में जंग की सूरत हाल और इसके साथ साथ जो फ्लड्स आए, सैलाब आए, उसका भी हवाला दिया गया। कितने दुरुस्त है हुकूमत के ये तमाम जवाब जो आज पेश किए गए और इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कितनी ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साजिद अमीन साहब, सीनियर माहिर मुआशी अमूर, और हमें ज्वाइन करें मियाँ उमैर मसूद साहब, मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद। इस प्रोग्राम में आगे जाकर हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, हर साल जब हुकूमत इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करती है, चीज़ों को एक मुख्तलिफ रंग देकर दिखाया तो जाता है, लेकिन आम आदमी जो देखने वाला होता है वो तो यही देखता है कि उसकी जेब पर कितना भारी गुजर रहा है जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ हैं। आपकी नज़र में कितनी हकीकत के करीब है ये इकनॉमिक सर्वे जो आज पेश किया गया? जी, अब सब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल 2-3 चीज़ें हैं जो हम इसमें जो बड़ी पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। एक तो हमें लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले हम चूँकि एक IMF के प्रोग्राम में हैं, तो एक जो स्टेबलाइजेशन जो अचीव करना है वो ज़ाहिर हमारा एक मैंडेट है, वो हमने डिलीवर करनी है अंडर प्रोग्राम, वो हमने कमिट की हुई है। उस पर हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से जो मुआशी इशारे हैं वो मुसलसल जो है वो बेहतर हो रहे हैं। मुझे लगता है ये जो क्राइसिस आया है शायद इसका भी इम्पैक्ट जो हमारा ज़्यादा बड़ा जो ग्रोथ पे इम्पैक्ट है फॉर एग्जांपल वो भी आना है, क्योंकि शायद अभी हमने जो नंबर्स दिए हैं वो 3 क्वार्टर्स के हैं। जो लास्ट ग्रोथ की क्वार्टर की जो अब आती है उसके नंबर जब आते हैं तो वो शायद उसको देखना होगा कि वो क्या उसमें आती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो मुआशी इशारे किसी हद तक जो दिए गए हैं, जैसे ग्रोथ रेट है वो हमने टारगेट को तो मिस किया, हमने 3.7 लिया। इवन अगर हम 4% का ग्रोथ अचीव भी कर लें तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ 2.5% से ज़्यादा का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो शायद ये कोई बहुत बड़ा ग्रोथ रेट उस तरह से नहीं है। तो ओवरऑल एक तो ये है कि अगर तो हम मैक्रो इंडिकेटर्स तक देखें तो चीज़ें ज़ाहिर है वो पिछले 2 साल से मुसलसल जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। बाकी रही जो टारगेट मिस करने की बात, हम रफली हर साल ही आधा परसेंटेज पॉइंट या 1 परसेंटेज पॉइंट जो ग्रोथ का टारगेट है वो हम हर साल ही मिस कर रहे होते हैं। और शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि गवर्नमेंट जब शुरू में टारगेट रखती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर स्टेट करके रख रही होती है ताकि हम कुछ ना कुछ तो इसका अचीव कर लें। तो मुझे लगता है जो नंबर्स हैं वो शायद थोड़ा चेंज भी होंगे आगे चलते हुए उसके अंदर। लेकिन जो बड़ा अहम है कि ये जो स्टेबलाइजेशन अचीव की है इसकी फाउंडेशंस क्या है, ये कितनी सस्टेनेबल है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि ये जो स्टेबलाइजेशन है इसका फ़ायदा या नुकसान आम आदमी के हवाले से क्या है। मुझे लगता है ये 2 बड़े अहम पॉइंट हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट पे देख लें थोड़ा सा कि जो हमने स्टेबलाइजेशन अचीव की है बड़ी अनसस्टेनेबल है, इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो कमज़ोर हैं, जिसका एक सबसे बड़ा नंबर है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं बढ़ने की निस्बत। हम तमाम तर पॉलिसियों के बावजूद अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पाए हैं। इम्पोर्ट में ग्रोथ हुई है, एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है। आप $25 बिलियन का आपका फिर से ट्रेड डेफिसिट जो है वो खड़ा है, जैसे हमेशा हमारा रहा है। उसके अंदर कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, बल्कि एक्सपोर्ट्स गिरी हैं एक्चुअली। ये एक जो है ना वो एक ख़तरे की अलामत है कि हमारी एक्सपोर्ट जो बढ़नी चाहिए थी वो गिर रही हैं। इसके अलावा इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमें अगर थोड़ा सा बचाया है तो वो रेमिटेंसेस ने बचाया। लेकिन अगर अगले साल चलते हुए ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस जो लग रहा है कि लंबा चलेगा
कम से कम उसके असरात लंबे अरसे चलेंगे, अगला 27 में पूरा साल रहेंगे, तो उसमें हमारे ऊपर क्या प्रेशर जो हैं वो आ सकते हैं उसके जी अंदर। ठीक है। तो जो जो फाउंडेशंस हैं वो थोड़ी कमज़ोर रही हैं। लास्टली जो आम आदमी को मुझे लगता है इसके अंदर कि जो रोज़गार के मौके हैं वो शायद हमें ज़्यादा बेहतर पैदा करने चाहिए, ज़्यादा मिकदार में पैदा करने चाहिए। पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है, तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है जो मैक्रो इंडिकेटर्स के अंदर और जो आम आदमी में, जो हमेशा हमारी एक स्टेबलाइजेशन का कमज़ोर पहलू रहा है, वो इस साल भी आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है। अगर हम इनकम ग्रोथ की बात कर लें तो वो तकरीबन को 8-8.5% है। शायद $1751 से $1902 पे चली गई है, अब तकरीबन $1900 पे चली गई है, तो वो 8% की तकरीबन ग्रोथ है। बट समझने की बात ये होगी कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका वो भी इतना ही है, 8 से 9% आपका इन्फ्लेशन है। ठीक। लेकिन उसमें लास्ट मेरा पॉइंट कि जो इन्फ्लेशन है ये 8% का इन्फ्लेशन इसलिए आम आदमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है क्योंकि जो आपकी प्राइसेस पहले हैं वो बहुत ज़्यादा पीक कर चुकी हैं, तो ये उनके ऊपर मजीद बढ़ी हैं प्राइसेस एवरेज। तो रियल टर्म्स में शायद जो कुव्वत खरीद है आम आदमी की जो हमें नज़र भी आती है वो कम हुई है 2025-26 के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल रेमिटेंसेस के हवाले से हमें हुकूमती सतह के ऊपर कोई दुरुस्त असेसमेंट भी अभी तक नजर नहीं आई। जितना बड़ा हमारा इन्हिसार है अरब ममालिक से आने वाली रेमिटेंसेस पे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वजीर खजाना ने कहा ओवरसीज़ के मिनिस्टर से पूछा जाए, फॉरेन ऑफिस से भी जब ये सवाल किया जाता है, दुरुस्त तादाद भी हमारे पास नहीं है कि कितने लोग अरब कंट्रीज से वापस परमानेंटली आ चुके हैं और कितनों ने वापस जाना है। लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी अचीव की है, कितनी सस्टेनेबल है, ये एक सवालिया निशान है। अब मियाँ उमैर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.8% ग्रोथ बताई गई है, हदफ उसका भी ज़्यादा रखा गया था 4.5। प्राइम मिनिस्टर के जो बयानात रहे पिछले एक साल में, उससे पिछले बजट के दौरान भी वो ये कहते थे कि ये उनकी बड़ी खुसूसी तवज्जो है इस तरफ भी। इसकी क्या वजह रही? आप समझते हैं फ्लड्स और सैलाब भी एक वजह है जो अहदाफ हासिल नहीं हो पाए? देखिए, ये जो है पिछले साल जो 2024, 25, 24-25 में जो ग्रोथ रेट था 6% था, और फिर उसके बाद जो 25 का ग्रोथ रेट था वो था 6% से गिर के 0.56 पे आ गया था। और हम काश्तकार हैं, हमें नहीं कोई समझ आती कि किस तरह ग्रोथ रेट कैसे पिछले साल की निस्बत बेहतर हो गया। बल्कि इस साल तो हमें जो अफगानिस्तान हमारी फसलें जाती थी वो भी बाहर नहीं गई। आलू की फसल थी तो वो हमने उस पे बेतहाशा लॉस हुआ हमें, यानी हमने 18 रुपए केजी में हमारी आ रही थी उसकी कॉस्ट, और हमने 2 रुपए किलो में फरोख्त किया। इसी तरह गंदम में लॉस हुआ, इसी तरह बाकी फसलों में लॉस हुआ, सब्जियों में, फ्रूट में, हर चीज में हमें लॉस हुआ है। हमें नहीं समझ आती कि ग्रोथ कहाँ से बढ़ गई है। और दूसरा ये कि जो हमारा सिर्फ एक ही सोर्स बचा था जो इसमें ग्रोथ शो कर रहा था वो था मीट का सेक्शन, कि मीट एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी तो वो भी 3-4 माह से बंद है, जब से जंग स्टार्ट हुई है ईरान वाली, उसके बाद से तो हमारा मीट भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और हम किस तरह ये 2 पॉइंट जितनी भी इन्होंने ग्रोथ बताई है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी ग्रोथ हुई नहीं है। हम काश्तकार हैं, हम फसलें उगाते हैं, हमें पता है कि हमारी किसी किस्म की एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर की तो कोई ग्रोथ नहीं हुई। अगर कुछ परसेंट हुई होगी तो वो मीट की हुई होगी, अदरवाइज हमारी एग्रीकल्चर की कोई ग्रोथ नहीं है। ये जो फिगर्स दिए गए हैं हम बिल्कुल इनको डिनाई करते हैं, ये झूठ पे मबनी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये नंबर्स दिखाना उमैर साहब, इसकी एक वजह ये भी है कि ज़रूरी शोबे को के साथ ही डेयरी और लाइफ स्टॉक को भी ऐड किया गया है। फिर साथ वजीर खजाना कहते हैं ये डेयरी और लाइफ स्टॉक जो है ये 60% हिस्सा है ज़रूरी मईशत का। ये वजह है, आप समझते हैं कि जो ग्रोथ आप नहीं अग्री कर रहे हुकूमत के नंबर से, उसकी एक ये भी वजह बनी? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, बिल्कुल गलत है। उसमें ये है कि आप देखें कि जो 2 साल पहले 6% आपकी ग्रोथ थी तो लास्ट ईयर वो 0.56 पे किस तरह आ गई? 6% से गिर के 0.56 पे आ गई। तो उस वक्त लाइफ स्टॉक भी था, डेयरी भी थी, उसके बावजूद गिर के 0.56 पे आ गई। अभी तो 3-4 माह से हमारा मीट भी नहीं एक्सपोर्ट हुआ। और दूसरे नंबर पे डेयरी का भी जो है वो इतना नहीं है सिस्टम के वो इस ग्रोथ को मीट कर सके। ये जो है ये फिक्शियस फिगर्स है और इनमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं, मैं ये समझता हूँ। चूंकि हम इन तमाम शोबों के साथ वाबस्ता है तो हमें ये पता होता है कि हमारी फसलें हो रही हैं, नहीं हो रही, बिक रही हैं या नहीं बिक रही, या मीट का क्या पोजीशन है। मैं खुद, मेरा डेयरी फार्म भी है, मेरे फसलें भी हैं, तो हमें इन सब बातों का इल्म होता है कि हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही।
हम तो बल्कि नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे ग्रोथ दिखाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। एक पैमाने से इसको जांचने से आपका एतराज़ नहीं है कि इसको लाइफ स्टॉक को, डेयरी को और ज़राअत को एक पैमाने में जो हुकूमत जांच रखती है उमर साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक है पैमाने पे, लेकिन इतनी ग्रोथ हुई नहीं है। चूंकि आप देखें ना 0.56 से, या तो आपने क्या हो कि जी हमने इतने हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई किसी चीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी वही हर चीज वो, बल्कि हम पिछले साल से डाउन हुए हैं। अगर पिछले साल 0.56 थी तो इस 2+ किस तरह आ सकती है कि हमारा तो एग्रीकल्चर सारा बैठ गया है, हमारी फसलें नहीं बिकी, जानवर मवेशियों के रेट कम हो गए, नीचे आ गए हैं, तो वो ग्रोथ कहाँ से हो रही है? मुझे ये नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट को ये कौन बताता है, कहाँ से ये फिगर्स आते हैं इनके पास कि जिससे ये पता चले कि जी इनको ग्रोथ हो रही है। हमें तो ग्रोथ नहीं आ रही, हो रही, हम नेगेटिव में जा रहे हैं। ये फिगर्स जो हैं, आप इत्तेफाक नहीं करते हुकूमत के बताए हुए जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के फिगर्स हैं? एक शॉर्ट ब्रेक है, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, कितने हकायक के करीब हैं अदादोशुमार, और कल बजट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से खुद हुकूमत एतराफ़ ये कर रही है कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से सरमायाकारी नहीं ला सके हैं, लेकिन हम अक्सर जब आपसे बात करते हैं हर साल, तो उसमें यह भी होता है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पाकिस्तान में साजगार माहौल क्या हो, लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए क्या हो। लेकिन अब तो हमने बड़े गैर मामूली इकदाम किए, इससे ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म की हद तक फैसिलिटेशन क्या ही हो सकती है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए की गई है। यहाँ पर क्या वजह रही इसमें हुकूमत, और जो परसेप्शंस की हम बात करते हैं हर साल, एक हुकूमत मजबूत नज़र आती है, ये निज़ाम जो मौजूदा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी हम बड़े एक्टिव हैं, क्यों हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सके? अब सर देखिए, जो कैपिटल होता है ना, जो बाहर से आपके पास आता है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है 3-4 मोटी मोटी चीज़ों को। मुझे लगता है हम आज भी उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोशिश की है। पॉलिसी कंसिस्टेंसी, उसकी एक आप मिसाल देख लें कि 2 साल पहले हम सोलर्स को प्रमोट कर रहे थे, इस साल हम पिछले साल से सोलर पर टैक्स लगा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे थे, इस साल हम उस पर 18% GST लगा रहे हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, और ये इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देती हैं कि जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, उसका जो विजन होता है वो अगले 10 से 20 साल का कम से कम होता है, क्योंकि कैपिटल पे जो रिटर्न है वो एक टाइम के बाद, तो पहले 2-4 साल तो उसके खर्चे के होते हैं बड़े बिजनेसेस में, तो ये बड़ा अहम होता है। तो वो जब ये देखता है कि पॉलिसी रिवर्सल्स जो हैं वो बड़े कॉमन हैं, तो ज़ाहिर है एक बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लाएगा उसके अंदर। इसी तरह जो बहुत सारे और हमारे यहाँ मार्केट है, जो लेबर एफिशिएंसी है हमारी, जिस पे हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा से जो FDI को लिया है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट FDI को लिया है, G2G FDI को लिया है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक FDI। जो मार्केट है, मार्केट में आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हाई है। आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आप उसमें चाहे इंटरेस्ट रेट को ले लें, वो रीजन में सबसे हाई है। इंटरेस्ट रेट आपका रीजन में सबसे हाई है, इन्फ्लेशन आपका रीजन में सबसे हाई है, एनर्जी कास्ट बहुत महंगी है। तो जो बाहर का इन्वेस्टर आता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम ज़रूर इक़दाम कर रहे हैं, बट वो जो डीप रूटेड रिफॉर्म्स चाहिए FDI को लाने के लिए, जहाँ पे पॉलिसी कंसिस्टेंसी, एक अच्छी लेबर फोर्स का होना, एक वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट का होना, जो आपके जो तमाम आपके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के मैकेनिज़म्स का होना। हम देखते हैं बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आई वो डिस्प्यूट का शिकार हुई। हमारी बहुत सारी जो ऐसे इदारों ने जो चीज़ों को देखा और जो डिसीजन उस तरह से नहीं हो पाए जो एक इन्वेस्टर देखता, तो मुझे लगता है जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो फिर इन सारी चीज़ों को देखता है। और फाइनली मुझे लगता है कि हमारी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आती है वो शायद ज़्यादा फ़ायदा देती है अब बनस्बत FDI के कि इतना बड़ा लंबा इंतज़ार करो एक बेयकीनी के माहौल में। तो शायद हमारे यहाँ स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है, हम FDI को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें लाना है तो हमें बहुत डीप रूटेड जो रिफॉर्म्स हैं, प्रॉपर एक FDI अट्रैक्टिंग पॉलिसी के ज़रिए
वो लाना होंगी। जी मियां उमैर साहब, ये जो डॉक्टर साजिद अमीन साहब बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ के तसलसल की, काश्तकारों की हौसला शिकनी क्या हुकूमती पॉलिसी इंटायरली इसके अंदर है? उसमें फिर ये सैलाब और ये तमाम चीज़ें वजह रहीं। हम एक बड़ा प्रोटेस्ट नज़र आया काश्तकारों की तरफ से, गंदम के काश्तकारों की तरफ से, कि एक जो कीमत है वो हुकूमत की तरफ से कम रखी गई, और फिर हमने देखा कि उस तरीके से उस जो गंदम उगाई नहीं गई है। ये पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर कोई तसलसल ना रहा, या इसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो सैलाब जिसको हुकूमत एक वजह बता रही है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम रीजन तो ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है एग्रीकल्चर। आप देखें कि दुनिया के जितने, इवन के इंडिया को देख लें, उनकी 1.7 ट्रिलियन की सब्सिडी इंडियन रुपीस की, बांग्लादेश 800 बिलियन की सब्सिडी है, इसी तरह यूएस की 2.6 बिलियन डॉलर की सब्सिडी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन हमारा बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं है, ना हमारे फर्टिलाइजर पे, ना किसी पेस्टिसाइड पे, ना बिजली पे, ना ही किसी डीजल पे, ना ही किसी और चीज पे। बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर को तो साइड पे रख दिया गया। और हमेशा हमसे ये कहा जाता है कि आईएमएफ की वजह से, आईएमएफ हमें सब्सिडी नहीं देने देता, लेकिन आप देखें कि बाकी तो जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, सारा कुछ, मराहत में भी इजाफे हो रहे हैं, दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन कल्चर सेक्टर को जानबूझ के सरासर तबाह किया जा रहा है। और ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपके मुल्क की सिक्योरिटी है। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है तो आपकी जो बाकी सिक्योरिटीज है वो बिल्कुल खत्म है। अगर आपके पास खाने का लिए नहीं बचेगा तो आप फिर क्या करेंगे? आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप दुनिया से भीख मांगे और दुनिया से लेके खाएं। हमें इस तरफ चलाया जा रहा है। आज इस दफा भी जो हमारी वीट हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलानात किए कि जी हमने टारगेट अचीव किए, हमने ज्यादा खरीद लिया। और कल आपने देखा होगा कि 10 लाख मैट्रिक टन जो है वो पास्को से खरीद रहे हैं, और पास्को के पास 2 साल पुरानी गंदम पड़ी थी जो अब खरीद रही है पंजाब गवर्नमेंट। अगर ये झूठे दावे नहीं है, आपने टारगेट भी अचीव किए हैं, आपने उसकी स्विंग भी ज्यादा हुई है पिछली दफा से, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप 10 लाख टन पास्को से पुरानी गंदम खरीद रहे हैं? ये हमारे साथ, पूरी कौम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, झूठ बोला जाता है, और खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ये समझते हैं कि तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये बात एक ज़राई मुल्क में किसान का इतना उसकी इतनी डिस्करेज्ड होना, ये यकीनन हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है। लेकिन आखिर में फिर उमैर साहब, क्या तजावीज़ हैं आपकी फिर हुकूमत के लिए या डिमांड्स? क्योंकि कल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी तरजीह होगी एग्रीकल्चर सेक्टर को रियायत दी जाएँ और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। जी, ये तरजीहात हर दफा ये अल्फाज बोले जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि ये तरजीह कौन सा लफ्ज है। ये हर दफा कहा जाता है हमसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को तरजीहात की बिना पर रखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। अब आप भी देख लें कि कल बजट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि ना तो किसी फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज किया जाएगा, ना ही किसी पेस्टिसाइड को, सीड को, या किसान से रिलेटेड किसी चीज को नहीं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी दे दी जाएगी, किसी और को सब्सिडी दे दी जाएगी किसानों के नाम पे, और किसान को कुछ नहीं दिया जा रहा। और अभी तक किसान को गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देती, और उसके बावजूद जबरदस्ती डंडे से उसकी गंदम भी उठाते हैं, उनके छापे भी मारते हैं, छीन लेते हैं गंदम, और हमें कोई किसी किस्म का फॉर द रिकॉर्ड मियां उमैर साहब, आप कोई 1-2 मुतालबात अगर रखना चाहें? जी, मुतालबात हमारे ये हैं कि हमारी फर्टिलाइजर जो है वो सस्ता किया जाए। डीएपी खाद 2017 में 2400 रुपए थी, आज 17,500 रुपए की है। इसी तरह यूरिया पे हमें सब्सिडी दी जाए, इसी तरह डीजल किसानों के लिए सब्सिडाइज किया जाए, बिजली का खास तौर पे जो ट्यूबवेल की बिजली है उसको सब्सिडाइज किया जाए, या उस पे सोलर दिए जाए किसानों को, ताकि वो पानी जमीनों को सस्ते पैसों में लगा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमैर मसूद साहब, और डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया कितना हकीकत के करीब है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे आज पेश कर दिया, जो उसमें आदाद शुमार बताए गए हैं, कितने हकीकत के करीब हैं, इस पर हम बात करते हैं। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। एक तो जो हुकूमत की तरफ से आज ये सर्वे पेश किया गया, कितना हकीकत के करीब आपको नज़र आता है? हम इस वक्त स्टेबिलिटी हासिल करने पर मईशत के सिर्फ इसी पे सब्र शुक्र अदा करें, या इससे बेहतर एक्सपेक्ट किया जा रहा था? तो आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये वर्ड स्टेबिलिटी यूज कर लिया। अगर आप इस इकोनॉमिक सर्वे को देखें
तो 102 मरतबा 102 टाइम्स द वर्ड स्टेबिलिटी हैज बीन यूज्ड। सो बिल्कुल ये जो पूरा सर्वे है ये इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि IMF इंगेजमेंट ने मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी उसको प्रॉपर टर्म ये है वो दी है, जिसका मतलब ये है कि अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत ज़्यादा थी, 29, 23, फिर 5-6 और इस साल 7% होगी, यानी कि उनमें एक कमी आ गई है। एक बेस इफेक्ट भी है, कुछ हमने इकोनॉमी को स्लो किया उसका इफेक्ट है, और मालियाती खसारा 4% पे आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अथॉरिटीज़ भी कह रही हैं, सर्वे भी कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने अब्सा पे 38% टैक्स लगाया, बिकॉज वो बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत करोड़ों में पैसे कमाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो हायर एंड की है 54% टैक्स लगाया। इसके अलावा एडवांस विद होल्डिंग प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम्स में रखा मुल्क को। ये सब काम करके GST 18% उसको ब्रॉड मतलब बहुत सी चीज़ों पे लगाया, पैम्पर्स से लेके दूध तक, और एक स्टेबिलिटी जो है इन द मालियाती निज़ाम, आपने अपने मालियाती खसारे को कम कर लिया। एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू किया, आपका सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा था उसको बढ़ने में कुछ कमी हुई, रफ्तार में बढ़ अब भी रहा है, इस साल भी 400 अरब बढ़ेगा, बट उसको फिर कहा कि अच्छा जी बजट से अब्सा के टैक्सेशन के पैसे से पे करेंगे, तो उसमें भी एक स्टेबिलिटी दिखाई दी। सो कंसिस्टेंटली 102 मरतबा ये वर्ड, और एक मजे का और वर्ड यूज हुआ है रेजिलियंस, एक पाकिस्तान इकोनॉमी में हम ये वर्ड 105 मरतबा यूज किया हमने। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी जो है वो कम हुई, 14% पे इन्वेस्टमेंट टू GDP आ गया, ये 4-5 दिहाइयों का लोएस्ट है। उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो 3.7% रह गई। अब सब मजे की बात यह है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मजमूई ग्रोथ ऑन दी एवरेज, यानी कि अगर 4 साल की ग्रोथ लूँ एवरेज को 2.25% है। ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को भी नहीं मीट कर रही। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान से कि यार हमें तो नहीं ये महसूस हो रहा कि पाकिस्तान में बेहतरी। सो आई एम नाउ ट्राइंग टू कनेक्ट के आई एज एन इकोनॉमिस्ट से स्टेबिलिटी, अथॉरिटीज से स्टेबिलिटी, बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फील अब कीमतें 78% क्यूमुलेटिवली बढ़ गई हैं ऑन दी एवरेज पिछले 4 साल में। जो आप 100 रुपए में खरीद सकते थे ना बास्केट ऑफ गुड्स, या 1000 रुपए में या 1 लाख में, सो 100 रुपए की बजाय उसकी आज बाइंग पावर 56 रुपए है, 1000 की 560 है, 1 लाख की 56,000 है। तो यू फील के यार आई हैव लॉस्ट माई बाइंग पावर, क्योंकि बोल्ड ने आपकी सैलरी तो इस तरह नहीं बढ़ाई, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ होगा। सो दैट्स व्हाट द पीपल फील। फिर खुद सर्वे बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बढ़ी है, 6.3% पे थी, आज 7.1% पे है। पावर्टी 29% पे है, बलोचिस्तान में पावर्टी 47% पे है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सर्वे इज टेलिंग अस ऑल दिस, बट अगर इस वक्त को पिछले 4 साल में आपने बाय करके ये कहा होता कि यार मैं मुल्क के स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, मैं जो ताजिर दोस्त स्कीम है लास्ट ईयर दी, चंद हजार लोग आए, फिर एक और फिक्स स्कीम आ गई, चलें वी मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन, कुछ अच्छा काम किया, PIA बेच दिया, कुछ अदारे 3 बंद कर दिए। अब इसका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि यार द काइंड ऑफ वर्क दैट इज नीडेड टू गेट द इकोनॉमी टू ग्रो इज मच डीपर देन हम जो डिलीवर कर पा रहे हैं। एंड उसकी वजह ये है कि ग्रोथ लो है, तो मुल्क में जो नौकरियां निकली हैं ना, मतलब पिछले 4 साल में ऑन दी एवरेज पर ईयर वो निकली हैं 1.5 मिलियन। अब आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं, आपके अजीज व अकारिब हैं, वो अगर वही पूरी मुल्क का हिस्सा होते तो वो हैं 2.5 मिलियन। तो अगर 2.5 मिलियन लोगों ने एंटर किया है वर्क फोर्स को और नौकरी निकली है सिर्फ 1.5 मिलियन, सो इसका तो मतलब है कि फिर 10 लाख लोग जो हैं दे आर अनकंफर्टेबल। ये एक जायजा है जहां पे आके आपके आज हम अपनी जो अगर डिस्कशन को इकोनॉमिक सर्वे पे रखें, ये जो वक्त और स्पेस मिला था उसमें वो तब्दीलियां उस डेप्थ की जो हमें करनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो मर्जी आप समझ। अब डॉक्टर साहब एक और बात, आज जैसे ये स्टेबिलिटी का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ, एक और बात बहुत हुई कि जंग के तनाजुर में ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हुई। ये हमारी रिफॉर्म्स ना करना, सस्टेनेबल पॉलिसी ना बनाने के नतीजा है, या इसका काफ़ी हद तक वजह जंग की सूरत हाल को भी करार दिया जा सकता है मशरक़ वस्ता में जो इस वक्त है? मैं थोड़ा सा जैसे कहेंगे ना क्रेडिट दे दूंगा इस बात को कि जंग ने ये किया है कि आपकी रेमिटेंस कम होनी चाहिए थी, वो बढ़ गई है उल्टी, पर आने वाले दिनों में शायद कम हो जाएगी बिकॉज नया पाकिस्तानी कम जाएगा।
थोड़ी सी एक्सपोर्ट हिट होगी, ज़रूर होगी। $1 बिलियन एक्स्ट्रा अप्रैल में खर्च करना पड़ा है आपको इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टिंग स्टफ। बट यार मुझे ये तो बता दें कि जंग ने या IMF ने कहा है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसको 78 साल ना लगाएं, और जब IMF के कहने पे लगाया भी है तो उसको मौखर कर दें, और 10 अरब रुपया भी कलेक्ट ना करें। 800 अरब का पोटेंशियल है, मतलब ये उन्होंने तो नहीं कहा ना। 35 लाख रिटेलर है इस मुल्क में। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनमें से एक इंसान भी टके का इनकम टैक्स नहीं देता, टके का। और अब हुकूमत मजबूर है एक और जिसे कहते हैं वो जो स्कीम जिसको हम फिक्स्ड इनकम स्कीम्स कहते हैं, हुकूमत मजबूर है, अथॉरिटीज़ मजबूर है। उन्होंने कहा जी 25,000 दे दें अगर आप 20 करोड़ का कारोबार करते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, राइट? अगर आप 20 करोड़ का इनकम ले रही होती तो मैं आपसे 8 करोड़ रुपया टैक्स लेता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट हियर इज द फॉलोइंग, कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि मजबूर ना करें पाकिस्तान को कि वो कर्जों पे ही चलता रहे और बोरोइंग पे ही चलता रहे। आपका जो हिस्सा बनता है ना एग्रीकल्चर ने कभी दिया, ना रिटेलर होलसेलर ने कभी दिया, ना ही कभी हमारे ये जो रियल एस्टेट वाले हैं इन्होंने प्रॉपर टैक्सेशन की। 25 करोड़ का प्लॉट बिकेगा, 3 करोड़ रुपया शो करेंगे, उस पर 7.5% टैक्स देके आगे चले जाएंगे। वो टैक्स भी ज़्यादा और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। अब मौका ये है ना कि इस वक्त करके आ रहे हैं इंडिया के साथ, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, सारे जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो एक डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। अगर अब भी हम अपनी ग्रोथ के फ्रेमवर्क को जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है उसको ठीक नहीं ना करेंगे, पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी को ठीक नहीं करेंगे, टैक्स के निज़ाम को मसावी नहीं बनाएंगे, फेडरल प्रोविंशियल जो हमारे काम हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं करेंगे, लोगों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे लाना, सर्टेनिटी ऑफ रेगुलेशन बनाना, अगर फर्म्स ने ग्रो करना है तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, अगर ये सारे काम नहीं करेंगे ना कि 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर मंगवाते रहेंगे। एग्रीकल्चर की एक मैं वो अब चूंकि आई वर्क विद द गवर्नमेंट सो आई नो एग्जैक्टली इस पूरी जो 3.7% है इसमें 2.9% की जो ग्रोथ है जो एग्रीकल्चर से आ रही है, उसमें से जो हमारी क्रॉप्स हैं उन्होंने तो सिर्फ 1.4% ग्रो किया। बाकी 60% लाइव स्टॉक का है, गधे घोड़े भैंसे और बाकी जो लाइफ स्टॉक है उसको कोई डेयरी एंड लाइफ स्टॉक। वैसे डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ किसान इत्तेहाद के सदर थे और वो इत्तेफाक नहीं करते, वैसे जो ज़राअत की ग्रोथ दिखाई गई है उसके नंबर से 2.8% से भी नहीं वो इत्तेफाक करे। आखिर में फिर अब डॉक्टर साहब जो कल बजट है, अवाम जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो क्या तवक्को रखें? कोई थोड़ी अपनी होप्स को रखें या फिर वो ये इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कल देखा जाए? पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ बेहतरी होगी, हायर इनकम ब्रैकेट, बीच में वाले ब्रैकेट्स, उसमें बेहतरी दिखाई देगी। जो कुव्वत खरीद आपने लूज़ किया वो तो वापस नहीं आ जाएगी, बट अगर 1,80,000 पे जो टैक्सेशन है उसमें 5% कमी हो जाए, आप अगले स्लैब को आगे ले जाएं तो आपको कोई 4-5% वहाँ पे हायर इनकम 3,42,000 पे लगती है वो आगे चली जाएगी। कुछ बेहतरी, चूँकि सैलरी सबसे ज़्यादा, बट ऑन दी अदर हैंड पेट्रोलियम लेवी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। 1468 इस साल कलेक्ट कर रहे हैं, अगले साल 1727 अरब कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे अगले साल पेट्रोल की कीमतें, वरना अगर डी एस्केलेशन होती नीचे आती, बट कुछ ये बेहतरी होगी। पर कुछ नए टैक्सेस भी हैं, 230 अरब के करीब के नए टैक्सेस हैं, कुछ GST में रद्दोबदल होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कल वाकई ईदर वी गो फॉर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट एंड वी गो फॉर द एरियाज विच आर नॉट पेइंग। GST सिगरेट पे लगा हुआ है, सिर्फ 6-7% मैन्युफैक्चरर देता है, बाकी सब नहीं देता। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट टुमारो? इफ वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉपर जजमेंट, अगर हुकूमत अपने खर्चे बहुत कम करती हुई दिखाई दे, जो फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, नीचे देती हुई दिखाई दे, फिर तो यू कैन हैव मोर होप। अदरवाइज ऑन दी एजेस आप फील करेंगे कि थोड़ी सी बेहतरी है। ठीक है जी, टैक्स इन्फोर्समेंट पर तो जो दावे होते हैं वो बजट के दौर में किए जाते हैं, जैसे अभी रियल एस्टेट के हवाले, लेकिन फिर हुकूमत भूल जाती है जैसे इन बातों को, और जो पहले से टैक्स नेट में है उन्हीं पे मजीद बोझ डाला जाता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जो आज बात हुई, आज पेश किए गए इकनॉमिक सर्वे के हवाले से, वो यही है कि हुकूमत ने स्टेबिलिटी तो अचीव की, लेकिन उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। देखते हैं कल बजट में क्या होता है आम आदमी के लिए, इस पर हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।